काफी वर्ष पहले की बात होगा, कम से कम 25-30 साल पहले की बात होगी। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस समय भारत के जो राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं मुंबई से हूं और मुंबई में उनका आगमन हुआ और वो एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में, मैं टीचर रहा हूं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे संस्था में वो आए और उन्होंने भी लेक्चर लिया। और उस भाषण के दौरान उन्होंने, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, एकेडमिशियंस भी थे और कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी थे। उन्होंने, और आप अगर डॉक्टर कलाम का कभी आपने इंटरेक्टिव सेशन देखा है तो वो बहुत लोगों से बातें बोलते थे, करवाते थे, तो वो उनका स्टाइल ही था। तो डॉक्टर कलाम ने हमसे एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप भी सोचकर जवाब दें। कोई भी जवाब गलत नहीं है, हर जवाब सही है जो आपको ठीक लगता है। मैं यहां पर इसीलिए नहीं आया हूं कि आपको कहूं कि आपका उत्तर गलत है। तो डॉक्टर कलाम ने हमसे प्रश्न किया कि मेरा एक सपना है, ये करीब करीब 1996, 97 या 98 की बात होगी, कि मेरा एक सपना है, और तब वो भारत के राष्ट्रपति शायद नहीं बनने वाले थे, ऐसा कुछ था। और उनका एक सपना था कि सन 2020 तक, बाय द ईयर 2020, उनका एक सपना था कि इंडिया शुड बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सुनकर हमने खूब ताली बजाई। आप भी ताली बजा सकते हैं, बहुत अच्छा। ताली बीच बीच में बजाने से एक और फायदा है, आजू बाजू वाला जग जाएगा कि भाई डिस्टर्ब काय कर रहे हैं मेरे को, तुम अपना सुनो ना यार, हमको सोने दो। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के छात्र छात्राओं के बारे में कह रहा हूं, आप तो बहुत अलर्ट हैं, ठीक है? सो हमने खूब ताली बजाई। क्यों? क्योंकि शायद उसके पहले, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा कोई भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा एक विजन स्टेटमेंट इंडिया के लिए नहीं दिया था। So he said, I have a vision for Mother India. By the year 2020, India should be the most powerful country in the world. लेकिन फिर उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, वो मैं प्रश्न आपको पूछता हूं। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 होगा? कुछ तो आपको यूज करना पड़ेगा जी। You have to use some resources. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी, आज तो सन 2020 आया और चला भी गया, 5 साल हो भी गए हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमसे पूछा कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 होगा? आप कुछ उत्तर दे सकते हैं सर? मेडिटेशन। भाई साहब आप बहुत अनुभवी हैं, जिस स्थान पर आए हैं जो विषय होगा उसी से संबंधित प्रश्न और उत्तर भी होगा। इन्होंने बहुत सूझबूझ से कहा मेडिटेशन की शक्ति। अच्छा, और इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जितना होगा उतना हम नंबर 1 हो सकते हैं हर क्षेत्र में। आप सभी के उत्तर मैम? या वंडरफुल, बहुत अच्छा। हर व्यक्ति के अंदर ये बोध हो, कॉन्शियसनेस हो कि हमारा जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, राइट वैल्यूज। श्रेष्ठ हमारे जो मूल्य हैं, गुण हैं, उसके आधार से अगर हम सब मिलकर के जिएंगे तो भारत नंबर 1 हो सकता है। परफेक्ट। हमने भी ऐसे ऐसे उत्तर बिल्कुल भी नहीं दिया, आप लोग बहुत महान स्तर पर उत्तर दे रहे हैं। हमने डॉक्टर कलाम को कहा, सर भारत को अगर नंबर 1 होना है तो उसके लिए एक रिसोर्स जो यूज हो सकता है वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड थे, पोखरण ब्लास्ट में उनका बड़ा योगदान था। तो ही सेड नो। हमने कहा सर स्पेस टेक्नोलॉजी, GSLV, PSLV, चंद्रयान, ISRO, वो he was considered to be a missile man of the country। जो अभी ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ना, मेरा भाग्य रहा है, हमने ब्रह्मोस तिरुवनंतपुरम प्राइवेट इंडिया लिमिटेड में हमने प्रोग्राम्स किए वहां के साइंटिस्ट के साथ। वो इतना वंडरफुल टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने वो ब्रह्मोस बनाया है, वो रडार भी इसको कैच नहीं कर सकता है। फिर हमने कहा भारत की जनसंख्या भर भर के हैं 145 करोड़। अगर $1 इज नॉट इक्वल टू 80 रफली रुपीज, $1 इज इक्वल टू 1 भारतीय। हो हमारा GDP कंट्रीब्यूशन तो हम चाइना को भी पार कर जाएं।
ही सेड नो। फिर हम आप लोग के उत्तर पे आ गए, ठीक है ना। जब उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया तो फिर कहा हमने, सर एक ही व्यक्ति कर सकता, वो हम हैं। आज से 25 साल पहले मैं थोड़ा यंग था, हमने कहा यूथ ही कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नारी सशक्तिकरण, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं। भारत माता की जय, बहनें माताएं तो श्रेष्ठ कार्य कर सकती हैं। हम थक गए उत्तर दे दे के। हमने कहा डॉक्टर कलाम साहब आप ही बता दीजिए जी, आपके मुखारविंद से बता दीजिए ऐसी कौन सी शक्ति से भारत नंबर 1 हो सकता है। एंड फ्यू ऑफ यू सेड इट वेरी करेक्टली। काफी लोगों का उत्तर उसको नजदीक आ रहा था। डॉक्टर कलाम ने कहा एक महाशक्ति जिसके आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है, और वो है एन इग्नाइटेड माइंड, एक सशक्त मन, प्रज्वलित मन। वो मन जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें तनाव नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, भले वैल्यूज ही कह ले। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये जो सशक्त मन है, इग्नाइटेड माइंड है, डॉक्टर कलाम ने किताब लिखी है इग्नाइटेड माइंड, उसके पेज नंबर 89, 90, 91 में डॉक्टर कलाम मेंशन करते हैं उनका एसोसिएशन विद द ब्रह्मा कुमारीज। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर क्या कार्य किया, मन को सरल, इजी, शक्तिशाली बनाने से इसी व्यक्ति का एंजियोग्राफी पोस्ट मेडिटेशन, पोस्ट लाइफस्टाइल चेंज, पोस्ट थॉट प्रोसेस चेंज में वही एंजियोग्राफी दिखाता है कि द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स रिड्यूस टू 30%, 20%। हमने बाईपास सर्जरी नहीं किया, हमने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, हमने स्टेंट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलाम ये चाहते थे कि बिना खर्चा के इनोवेशन, और वो सब शक्ति हमारे पास है। तो मुझे याद आता है एक बार हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे जूनियर एथलेटिक्स कोच भारत के मिस्टर रमेश नागपुरी जी, हम एक स्पोर्ट्स का कैंपेन कर रहे थे तो वो भी थे। तो उनके खिलाड़ियों को हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे साई में। तो प्रोग्राम के बाद उन्होंने पता है क्या कहा, शायद आप इससे सहमत होंगे। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं पहली बार ऐसी कोई बात सुन रहा था। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको कॉम्पीट करना है स्पोर्ट्स में, फॉरगेट अबाउट विनिंग मेडल्स, इवन इफ यू हैव टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। जो गिरीश भाई ने पिछले 1 घंटे में बात की वो परफेक्ट है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो बात कही वो कोई एक्नॉलेज कर रहा है। और उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर इवन इफ यू वांट टू कम्पीट, 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सफलता का आपके कंधे के ऊपर वाला हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 20% ही कंधे के नीचे वाला हिस्सा काम करता है। और शायद आप उससे सहमत होंगे, हम सब ये जो कंधे के ऊपर वाला हिस्सा है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इतनी क्षमता होकर भी हमारा जो इनर पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस नहीं कर पाते, उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। और उसमें भी ये कंधे के बाहर वाला हिस्से में मैक्सिमम चीजें इनपुट वाला है। नाक, आंख, कान, मुख, ये सब इनपुट ले रहा है, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है अंदर, और वो प्रोसेसिंग जो है वो गड़बड़ करता है। इसी को हम स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में, आपने ये भाषा सुनी भी होगी, इसको हम कहते हैं मेंटल इमेजरी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। मुझे याद आता है, आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के किताबों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, हजारों वर्षों तक मनुष्य का यह मानना था it is impossible for a human being to run a mile. 1 mile is roughly around 1.642 kilometers. हजारों वर्षों तक मनुष्य का यह मानना था कि एक मनुष्य 1 मील की दूरी 4 मिनट के कम समय में नहीं भाग सकता। और साइकोलॉजिस्ट ने इसको टर्म दिया 4 minute a mile barrier. Not possible. Human body is not designed only. आप भाग ही नहीं सकते हो जी। हजारों वर्षों तक ये मान्यता थी, until in the year 1956 an athlete called as Roger Bannister ने 1 मील की दूरी एग्जैक्टली 3 मिनट और 59 सेकंड में टच कर लिया फाइनल। ये देख करके, हाँ, जोर से ताली बजा सकते हैं।
जब रॉजर बैनिस्टर ने वो 4 मिनट अ माइल बैरियर को तोड़ा, जो साइकोलॉजिस्ट थे, पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी थे, साइको एनालिस्ट थे, वो अचरज खा गए, ये कैसे हो सकता है। हमारा मानना है कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज नॉट डिजाइन, और ये बंदे ने हमारा वो टर्म को ही तोड़ दिया। उन्होंने उनसे जाके बातें की, उनका थोड़ा रिसर्च किया, भैया इसने किया क्या ये व्यक्ति ने, जिसके कारण उसने वो 3 मिनट 59 सेकंड में ही टच द फिनिशिंग लाइन। तो रॉजर बैनिस्टर ने कहा, अलोंग विद फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल ट्रेनिंग, जो आप लोग उसमें बहुत माहिरियत हासिल किए हैं, जो टेक्निक्स है, जो फिजिकल ड्रिल्स है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्टैमिना है, जो जो भी है, उस सब के साथ रॉजर बैनिस्टर ने कहा, मैं एकांत में बैठ करके बहुत क्लियर कमांडमेंट्स देता था अपने मन को, और मैं देखता था, विजुअलाइज करता था। क्या विजुअलाइज करता था? कि मैं ऑन योर मार्क स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा हूं, ही इज टू विजुअलाइज इट, एक्चुअली में नहीं हो रहा है, वो सब यहां पर इमेजिन कर रहा है। ऑन योर मार्क गेट सेट, ठक द गन शॉट, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, लोग तालियां बजा रहे हैं, और मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते 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 वो 1 मील की दूरी को एग्जैक्टली 3 मिनट 59 सेकंड में मैं वो इमेजिन करता था, और मैंने उसको फाइनल पॉइंट को टच कर दिया। एंड दोस कमांडमेंट्स जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं, वो इतना क्लियर होता था, इतना, जैसे भाई साहब ने कहा, बिलीफ कि वो होना ही है, वो मैं करके रहूंगा, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दूसरी गुंजाइश नहीं। एंड उन्होंने कहा, माई बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जो डॉक्टर कलाम ने जैसे कहा, हम भारत नंबर 1 हो सकते हैं, हम भी नंबर 1 हो सकते हैं, सिर्फ एथलेटिक्स में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, शारीरिक स्वास्थ्य में, किसी भी क्षेत्र में जहां हम एक्सेलेंस को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हमने कहा फिर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। और रॉजर बैनिस्टर कहता है, माई बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला, जैसा मैं सोचूंगा मेरा शरीर करेगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, एक संकल्प तो कर लिया कि मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है, मुझे ये फिटनेस गोल अचीव करना है, मेरा टारगेट को करना है, बाकी 365 दिन 23 घंटा भर भर के नेगेटिव सोचते, पता नहीं कैसे होगा, मैंने तो आज तक किया नहीं है, ऐसे तो हुआ नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? आपको मैं उसका एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूं। कभी कभी आध्यात्म के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें लगता है आध्यात्म का और विज्ञान का 36 का आंकड़ा है। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते जी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य, तर्क, लॉजिक, साइंस, प्रूफ, वैलिडेशन, साइंटिफिक एविडेंसेस पर आधारित है। और जब हम आध्यात्म के बारे में कहते हैं, वो तो विश्वास, आस्था, भावना, फेथ, जिसका शायद कोई तर्क नहीं हो सकता है। तो हम आपके साथ आज बैठकर दोनों का एक समन्वय, इंटीग्रेटेड अप्रोच, दोनों की सिनर्जी के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सो दैट वी आर थॉरली कन्विंस्ड ऑफ हाउ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी कैन ऐड वैल्यू टू यू। आपको उदाहरण देता हूं, यह भी मेरे जीवन की घटना है। आज से काफी वर्ष पहले हम भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी एक चल रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में। तो हम भारतीय सेना के कार्यक्रम करते हैं, तो हमें निमंत्रण मिला कश्मीर से, जो 7 कमांड्स होते हैं, और जो भारत के पूर्व सीडीएस रहे हैं जनरल रावत, बिपिन रावत जी, वो बहुत नजदीक थे, और उनके पिताजी ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने लिखा, हमारे जवानों का तनाव को कम करने के लिए आप आइए, और ऐसा नहीं माउंट आबू में आइए, आप आइए फ्रंटियर लोकेशन में आइए, जहां गोली बरसती है, वहां आकर आप तनाव हैंडल करिए। हमने कहा ठीक है, हम गए, और उनका लाल चौक में एक फोर्स था जिसको कहते थे किलो फोर्स, ये एंटी इंसर्जेंसी फोर्स है, आतंकवादियों पे भारी पड़ जाते हैं। और वहां पर एक कपल ने आपस में मतभेद होने की वजह से पत्नी ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया, सुसाइड अटेम्प्ट, और
पति घबरा गया कि भाई पत्नी को कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर कोर्ट मार्शल होगा, उसने भी पी लिया, ठीक है ना। तो फिर बच गए। फिर उन्होंने कहा आप इनसे आके बात करिए, तनाव है बहुत ज्यादा। तो हमने प्रोग्राम सब कर लिया। तो वहां के जो एरिया कमांडर थे उन्होंने मुझसे पूछा, थैंक यू, आप ऐसे माहौल में, आज की बात नहीं है, उस समय हालत बहुत खराब थी, हमको क्विक रिस्पांस टीम होता था हमारे साथ, वो बुलेट प्रूफ पहना हुआ वो जवान हमारे साथ जाता था, हम घूमने बाहर नहीं जा सकते थे। कश्मीर तो बहुत सुंदर जगह है। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपने हमारे जवानों के लिए कार्यक्रम किया। तो हमने कहा सर वैसे तो मैं मुंबई निवासी हूं, प्राइमरली साउथ इंडियन हूं, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में ना आज तक बर्फ नहीं देखी। अब कश्मीर तो बर्फ का वाला इलाका है, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने 2-4 ऑफिसर को बुलाया, सब प्रोग्राम बनाया, लॉजिस्टिक्स अरेंज किया, और हम ऊपर पहाड़ों पे खारदुलंग पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जहां पर गाड़ी चलती है, 17-18 हजार फीट पे, इतना ऊंचाई पे कोई रोड ही नहीं है संसार में। वहां हम पहुंचे तो एक जगह पहुंचे, बीच में सी सड़क और दोनों तरफ चद्दर चद्दर, जैसे सफेद चद्दर, बर्फ। और मेरा जी ललचा गया जी बर्फ को देखकर। मैं गाड़ी उनके आर्मर्ड व्हीकल से नीचे कूदा, एक छोटा बच्चा जैसे लोट लोट के खेलता है बर्फ में, हम भी खेलना शुरू कर दिए। कुछ देर के पश्चात जब मेरा मन भर गया, मैंने कहा बेटा गिरीश अब वापस चलो। पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे वो आर्मी की जो गाड़ी थी वो दिखी नहीं। मैंने कहा हे भगवान गाड़ी कहां चला गया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं ईस्ट से आया कि वेस्ट से आया कि साउथ। वहां तो मोबाइल भी नेटवर्क काम नहीं करता है। एक्चुअली आई गॉट लॉस्ट। वो खेलते खेलते मैं कहां आ गया मुझे ही पता नहीं चला। उनका भी ध्यान नहीं था, मेरा भी ध्यान नहीं था। मेरे को घबराहट हुई। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द हुआ। बहुत ध्यान से कहानी सुनिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? एक बार ताली बजाइए जोर से। बहुत अच्छी। क्यों ताली बजाई? आप लोग है ना, मतलब समझते बहुत जल्दी है, मुझे बताना पड़ता है। बोला बाजू वाले को जगाने के लिए ताली बजाई, ये भी अच्छा था जी। ठीक है। और मेरे को बहुत जोर से दर्द हुआ, फिर तो मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने पाया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, जबरदस्त ठंड, पूरा बॉडी पेन कर रहा है मुझे, सीवियर पेन इन माय एंटायर बॉडी। मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, मैं कहां हूं? मेरे को घबराहट हो गई, प्लीज हेल्प मी, वेयर एम आई। तब मैंने महसूस किया मेरे सिर के पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने कहा वो प्लीज हेल्प मी, वेयर एम आई। तो किसी ने ना मेरी आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। पट्टी खोला, जैसे ही पट्टी खोला जो मैंने दृश्य देखा, आई हैड अ शॉक ऑफ माय लाइफ। पता है मैंने क्या देखा? एक आतंकवादी AK-47 लेके खड़ा है। मेरे शरीर में कपड़े नहीं है। उन्होंने अच्छा 3rd डिग्री टॉर्चर किया, खूब सब जगह से खून बह रहा है। मेरे हाथ और पैर को चेयर में बांध के रखा है। प्रश्न पूछूं, हां या ना? जी, जवाब मुझे चाहिए। उस वक्त गिरीश भाई को पसीना आएगा या नहीं? ये भाई साहब इतने बुलंद आवाज में कह रहे हैं, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहते तू तो क्या तेरे पूरे खानदान को पसीना आएगा। ठीक है सर, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स। अब मैं आपसे साइंटिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पसीना आने के लिए हवा में नमी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए। पसीना आने के लिए कम से कम टेम्परेचर 28-29-30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पसीना आने के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वर्किंग, एक्सरसाइजिंग, कुछ काम करना चाहिए। यहां गिरीश दोनों हाथ चेयर पे बंधा हुआ बैठा, हिल नहीं सकता है। बाहर बर्फ पड़ी है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री होगी, शरीर में कपड़े नहीं है। प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, बाहर का वातावरण, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है पसीना छुड़वाने के लिए, लेकिन फिर भी गिरीश पसीना छुड़ रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पसीना किसने छुड़वाया? फैंटास्टिक सर। सिर्फ एक ही चीज करना है, डर की अनुभूति, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। मेरे शरीर में क्षमता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूं दौड़ में, आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में, लेकिन डर पता नहीं क्या होगा, जीतूंगा या नहीं, अगर हार गया तो फिर भविष्य क्या। नाउ दीज आर ऑल थॉट्स।
तो गिरीश ने भी थॉट किया, अरे अब तो बेटा गए, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है, आतंकवादी खड़ा है। जैसा विचार वैसा ही संवेदना, वैसा ही इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। शरीर ने 2 डिग्री टेम्परेचर में पसीने छुड़वा दिए। अर्थात जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर करेगा, चाहे इसकी स्टैमिना हो, चाहे इसका एंड्योरेंस हो, चाहे इसकी एबिलिटी हो, एनीथिंग। चाहे वो बीमारी ले लीजिए, चाहे वो शक्ति ले लीजिए, चाहे वो थकान ले लीजिए, चाहे वो आलस्य ले लीजिए, चाहे एनीथिंग दैट हैज टू डू विद दिस बॉडी, व्हाट कंट्रोल्स इज योर माइंड। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे याद आता है, हम एक बैडमिंटन एकेडमी, नाम नहीं लूंगा, अगेन हैदराबाद में हमारा जो शांति सरोवर करके ऐसा ही एकेडमी है, उसके बाजू में नाम ले लेता हूं, गोपीचंद एकेडमी है। वहां पर उनको बच्चों को सिखाया जाता अलग अलग लेवल्स पे। तो उन्होंने हमको कहा कि आप भी थोड़ा मेंटल ट्रेनिंग की बातें करिए, आप मेडिटेशन करते हैं, हमारे छोटे बचपन से ही बच्चों। तो वो एक कोच उनको ट्रेन कर रहा था, हम भी वहां खड़े थे। तो पता है वो बच्चे, लड़की थी छोटी सी, और वो कोच मुझे कह रहा है, सर ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है, इतनी वंडरफुल है, प्रैक्टिस मैच में ऐसे ऐसे शॉट लगाती है कि मैं भी उसको डिफेंड नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है इतना सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करती है, समझ में नहीं आता है। अब प्रश्न ये है कि व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होकर उस परफॉर्मेंस में कहां गड़बड़ हो रहा है। और उन्होंने एक बार कहा कि वो कहीं मलेशिया गए, और मलेशिया में गए, वो बैडमिंटन में थोड़े से एक्सपर्ट हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, ये सब, इंग्लैंड, ये सब बैडमिंटन के थोड़ा अच्छा उनके परफॉर्मेंस। तो इस बच्ची को बताया गया कि वो जो सामने ओपोनेंट है वो सीडेड प्लेयर है, गए काम से। एंड कोच कहता है शी कैन डिफीट, उसको वो बाएं हाथ से हरा सकती है, लेकिन वो उससे हार रही है। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय हूं, उसका शूज इंटरनेशनल ब्रांड का एडिडास का है, मैं यहां पर कम खर्चे वाला पहन रही हूं, वो तो इंटरनेशनल है, मैं तो भारतीय हूं, भारत में कौन जीता है, बहुत इक्का दुक्का। लुक एट द थॉट प्रोसेसेस। और इसको जब तक हम एंटीवायरस या इसको हम फिल्टर नहीं करेंगे, हम कितना भी प्रयास करते हैं शारीरिक तौर पर ट्रेनिंग, वो फिर सफलता नहीं मिल पाती है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? फैंटास्टिक, सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। आप ब्रश भी कर रहे होंगे ना 17 तारीख को, अरे आज का मैच है, भगवान जी दिला देना, बहुत मेहनत किया है, और पता चला सोचते सोचते 5 मिनट से एक ही जगह रगड़ रहे हैं, जी यहां तो रगड़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आई एम लॉस्ट। कार्य कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और ही बिजी है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के लोगों के बारे में कह रहा हूं। आई होप मुंबई से कोई है नहीं यहाँ पर, कोई है मुंबई से? आई एम सो सॉरी, ना ना ना, मुंबई से भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, गुड। तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें स्वयं से करता है। नंबर 2, जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा बातें करता है, उस स्वयं के सेल्फ कॉन्वर्सेशन में इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन ज्यादा है या रियल बातें ज्यादा है? इमेजिनरी। ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो ऐसा होना चाहिए, तो सब कल्पना कल्पना कल्पना, इमेजिनेशन, करेक्ट। तो दूसरी बात, एक, मैं सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता हूं, उसमें भी इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन ज्यादा है। नंबर 3, जो इमेजिनरी बातें मैं अपने आप से कर रहा हूं, उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है या पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा है? जोर से बोलिए। ठीक है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बट दैट आई अंडरस्टैंड, यू आर ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो 3 बातें, मनुष्य अपने आप से बातें ज्यादा करता है, उसमें भी इमेजिनरी, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ज्यादा है। अब इसका मैं आपको साइंटिफिक तथ्य बताता हूं, मैं आपसे जानना भी चाहूंगा। हमारा ये जो ब्रेन है ना दोस्तों, विच इज अ पार्ट ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप कोई भी डॉक्टर को पूछ सकते हैं जाकर। अभी तक मैंने आपको बात की मन की, संवेदनाओं की, डर की, चिंता की, ये सॉफ्टवेयर है।
सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? पसीना किसने छुड़वाया? आप कंप्यूटर में कंट्रोल पी बटन दबाइए, एंटर करिए तो प्रिंटर प्रिंट आउट ले लेता है। ऐसा कोई प्रिंटर आज अभी का पता नहीं, ऐसा कोई प्रिंटर शायद नहीं होगा जो आपको बोले कि गिरीश भाई दूसरे पेज का प्रिंट आउट दे रहे हो लेकिन उसका तो आवश्यकता ही नहीं है, पेज प्रिंट 1 चाहिए था, यू आर क्लिकिंग ऑन द रॉन्ग प्रिंट। प्रिंटर को ज्ञान नहीं है दोस्तों, until unless it is AI driven as of now। जो कमांड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आप फिर प्रिंट आउट निकाल के महसूस करेंगे अरे गलत पेज का प्रिंट आउट दे दिया, फिर से पेज 1 को प्रिंट करिए। दोस्तों इसी तरह हमारा हार्डवेयर का भी एक प्रोग्रामिंग है। जो सॉफ्टवेयर सोचेगा वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अर्थात आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, हम सबका ब्रेन को नहीं समझ में आता आप इमेजिन कर रहे हो या रियल है, दोनों में सेम काम करेगा। अर्थात हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें विशेष हमारा जो ब्रेन है अंतर नहीं कर सकता है। मेंटल इमेजरी क्या है? इट्स अ मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन, वेरी सिमिलर टू राजयोगा मेडिटेशन जो हम यहां सिखाते हैं। It is called as a sensory phenomena you experience in the theater of the mind। जैसे वो रॉजर बैनिस्टर ने किया ना, वैसे ही हमको भी करना है। विज्ञान क्या कहता है मेंटल इमेजरी का? यहां बैठकर जो आप इमेजिन कर रहे हो वो शरीर वो सब कर सकता है जो आप रियल में करोगे। बिना रियल में किए आपका वो शरीर का वो मसल स्ट्रेंथन हो सकता है, मसल मेमोरी को आप यूज कर सकते हैं। उदाहरण लें। अच्छा, मान लीजिए कल रात को गहरी नींद में गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा। आई हैड अ ड्रीम इन माई लास्ट नाइट स्लीप। ड्रीम इमेजिनेशन होता है या रियल? जोर से बोलिए। इमेजिनेशन, ठीक है। और मैंने थोड़ा हेल्दी ड्रीम नहीं देखा, थोड़ा सा नेगेटिव ड्रीम था। मैंने क्या देखा? नींद में, स्वप्न में एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो प्लीज बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? बताइए, मैं कुत्ता मुझे काटने आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? फैंटास्टिक, आई विल रन फॉर माई लाइफ। मैं तो भागूंगा अपनी जान बचाने के लिए। कहां भागूंगा? कहीं भी भागूंगा, ठीक है। ये कहीं भी कहां पर है? ओ फैंटास्टिक, ये सब स्वप्न में चल रहा है जी। ओरिजिनली में क्या कर रहा हूं? ओ जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं है, हम कर्राठा मार के बाजू वालों को दुखी भी करते हैं, ठीक है ना। आई तो स्नोर ऑल्सो, ठीक है। चारों खाने चित्त बेड में लेटे पड़े हैं, लेकिन स्वप्न में हम जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गिरीश कितना भाग सकता है? हाउ मच आई कैन आउटरन अ डॉगी? 1-2 सेकेंड। और उसने मेरी टांग पकड़ ली, उसने मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, घबराहट हुई और मैंने चिल्लाया भगवान, वाहे गुरु, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जिसको भी हम मानते हैं, कहना भगवान जी बचाओ करके मेरी आंख खुल गई। और जैसे ही आंख खुली तो देखा पंखा घूम रहा है। मैंने कहा ये पंखा कहां से आ गया जी? कंफर्म करने के लिए भाई क्या नाटक चल रहा है, हमने बेडशीट से अपनी टांग बाहर निकाल के देखा तो पता चला बच गए, कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक गॉड, ये मैं स्वप्न देख रहा था। करेक्ट। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे पता नहीं आप मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं या नहीं भी रखते हैं। एनीबॉडी फ्रॉम द मेडिकल फील्ड? आप डॉक्टर रहे? अरे वाह, 1, ठीक है। चलिए, एक भाई है, ठीक है। फिर भी आपसे जवाब चाहूंगा। उस वक्त जब मेरी नींद खुली, टूटी, वो कुत्ता का स्वप्न देख रहा था, उस समय इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा पल्स रेट चेक करे, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, नॉर्मल होगा या हाई होगा? आप लोगों ने भी एमबीबीएस किया है क्या? वो भाई साहब ने पढ़ाई किया है और आप तो इतने कॉन्फिडेंटली बोले हाई। अरे प्रश्न पूछना चाहता हूं, डॉग नहीं था, आप भाग नहीं रहे थे, आपको किसी ने नहीं काटा, आपके पसीने कैसे छूट गए, आपका बीपी कैसे चढ़ गया? कमाल है जी।
मन ने वो स्वप्न देखा, मनुष्य 24 घंटे में, आपने कहा, सबसे ज्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन करता है। हमारे ब्रेन को समझ में ही नहीं आता है, वो ऐसा डिजाइंड ही नहीं है। जो सोच रहे हैं वो उसको तथास्तु एग्जीक्यूट कर जाएगा। प्रश्न पूछूं दोस्तों, बिना डॉगी का, बिना भागे, बिना उसके काटे आपको दर्द की अनुभूति हो सकती है, डर की अनुभूति हो सकती है। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, अगले 5 मिनट यहां बैठ करके सफलता की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, कॉन्फिडेंस की अनुभूति, आत्मविश्वास की अनुभूति, स्वयं के बिलीफ सिस्टम की अनुभूति ऐसे ही बैठ के इमेजिन करके नहीं हो सकती है क्या? फैंटास्टिक। तो फिर करते क्यों नहीं है?